जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आज कहानी जीडीपी नंबर्स की नहीं, उस इकोनॉमिस्ट की है जिसने इन नंबर्स पर ही सवाल उठा दिया था। और अब वो इकोनॉमिस्ट गाओ शेनवेन सिर्फ 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट की मौत है या फिर एक ऐसी आवाज का खामोश हो जाना जो चाइना के ऑफिशियल इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक नैरेटिव है उसको चैलेंज करने की हिम्मत रखता था। अब हम बात करते हैं, गाओ शेनवन वही इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने खुलेआम ये कहा था कि चाइना का जो असल जीडीपी ग्रोथ है वो ऑफिशियल फिगर्स से काफी कम हो सकता है। उन्होंने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, वीक डिमांड और स्लोइंग इकोनॉमी पर भी खुलकर बात की। उनके बयानों के बाद उनकी जो पब्लिक प्रेजेंस है वो लगभग गायब हो गई थी और उनकी जो कमेंट्स है वो भी चाइनीज इंटरनेट से हटा दिए गए थे। अब उनकी मौत के बाद एक बार फिर ट्रांसपेरेंसी और सेंसरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन असली सवाल अब भी यहाँ पर बहुत बड़ा है कि अगर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऑफिशियल डेटा पर ही भरोसा ना रहे तो ग्लोबल मार्केट्स किस पर यकीन करेंगे, इन्वेस्टर्स कैसे डिसीजन लेंगे और क्या इकोनॉमिक ट्रूथ भी अब जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है? क्या चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है उतनी ही मजबूत है जितनी दिखाई दी जाती है, या फिर डेटा और रियलिटी के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है? और जब सच बोलने वाले एक्सपर्ट्स कम होते चले जाएं तो सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी का होता है या फिर क्रेडिबिलिटी का? दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी और आज हम सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट की नहीं बल्कि उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, उन नंबर्स को जहां पर नैरेटिव और नेशनल इमेज के बीच में एक लड़ाई ग्लोबल इकोनॉमी की भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, और इस चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश उमेश जी, क्या गाओ शेनवन की जो मौत है वो सिर्फ एक व्यक्तिगत ट्रेजेडी के तौर पर देखी जानी चाहिए या फिर इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ी डिबेट के तौर पर? देखिए अंबर जी, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि गाओ शेनवेन कौन थे। वो चीफ इकोनॉमिस्ट थे चाइना के। उन्होंने मल्टीपल टाइम्स बेस्ट इकोनॉमिस्ट अवार्ड जीता था चाइना के फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। उन्होंने एक्चुअल प्रोटेक्ट फोरकास्ट किया चाइना के प्रॉपर्टी मार्केट एंड क्रेडिट साइकिल्स को। और एक तरह से जब सीसीपी का डेटा आता था तो उसको भी वो एक तरह से मानते नहीं थे, कंटेस्ट करते थे, फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देते थे। और उन्होंने, आप देखिए, दिसंबर 2024 में जब वो कॉन्फ्रेंस में थे वॉशिंगटन में, जिसको होस्ट किया था पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उस समय उन्होंने बोला था कि चाइना की एक्चुअल ग्रोथ जो है वो 2% है, जबकि चाइना ने रिपोर्ट किया है कि 5% है। एक तरह से उन्होंने चाइना को यह भी बोल दिया था कि आप जो स्टिमुलस दे रहे हो, आप जो पैसा छाप के इकोनॉमी में इंजेक्ट कर रहे हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आपके जो टारगेट्स है एम्बिशियस है। उसके बाद क्या हुआ अंबर जी, आपको मालूम है? आप जो गांव थे वो पब्लिक लाइफ से डिसअपियर हो गए थे। उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, हाउस टेरेस्ट पे रखा गया और उनकी आज मृत्यु हो गई। और बताया गया कि जो बताया जाता है ऑफिशियली, ये जो बताया जाता है उनको कैंसर हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है वो बोलते हैं कि ये एक मिस्टीरियस डेथ है। तो क्या उनको एलिमिनेट किया गया? ये भी सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि चाइना के बारे में ऑफिशियली एक वॉइस जो था, कंसिस्टेंटली फैक्ट्स के ऊपर बात करता था, उसकी डेथ हो गई है। और 2020 के अंदर भी लेन वेनलियांग जो है वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे, उनकी भी डेथ ऐसे ही हो गई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब फैक्ट्स, डेटा, सब चीज होती है, उसके बाद आपको समझना आना चाहिए कि चाइना की ग्रोथ जो है वो ऑफिशियली 2% है, 5% नहीं है। 3 परसेंटेज पॉइंट्स वो ओवरस्टेट कर रहे हैं। अभी समझ लीजिए, चाइना की जो ग्रोथ रेट थी 2021 में, उनकी इकोनॉमी थी 15-16 ट्रिलियन, बता दीजिए। तो 2% ग्रोथ रेट के हिसाब से $320 बिलियन का ही इजाफा हुआ, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट बताती है कि 800% हुआ है। ये पॉसिबल नहीं है।
गांव ने एक तरह से बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अकाउंट किया था। जैसे चाइना के अंदर जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जैसे आपने अभी बताया है, 20 इयर्स के जो गेन है वो उन्होंने इरेज कर दिया था। चाइना का जो प्रॉपर्टी बूम आया था 2006 में आया था और पीक हुआ था 2021 में, और अभी उधर से अभी तक उनकी $20 ट्रिलियन की वहां पर जो चाइनीज की प्रॉपर्टी होल्डिंग्स है वो बहुत बड़ा स्लम्प आया है। चाइना के अंदर वीक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, और देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जापान जैसे जो देश है उनकी बैंक्स चाइना के अंदर अपनी ब्रांचेस बंद कर रही है, और चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है लोकल प्रोविंसेस के बीच में। कौन सी प्रोविंसेस सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है उसको एक तरह से वहां के ऑफिशियल्स को रिवॉर्ड किया जाता है। तो क्या होती है, डबल एंट्री अकाउंटिंग होती है, फेक अकाउंटिंग होती है। और बहुत बार तो जब फिगर्स आते हैं चाइना के, जो लोकल गवर्नमेंट के जो डेटा आते हैं और नेशनल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा में बहुत बड़ा मिसमैच होता है, तो इससे भी लोगों को फर्क पड़ता है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्शन जो है वो भी कम होता जा रहा है और चाइना में कोई खर्चा नहीं कर रहा है। इसकी के कारण आप देख लीजिए कि वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। अमर जी जी। देखिए कि अगर कोई इकोनॉमी के हम्म। अंदर अगर आपको ग्रोथ अगर पता लगाना है तो आप देख लीजिए उसका इलेक्ट्रिकल जनरेशन, जो जी। इलेक्ट्रिक आउटपुट अगर होता है, जैसे भारत के अंदर अभी बताया गया कि समर के टाइम पे 270 से 280 गीगावाट्स की सप्लाई जो डिमांड आई थी, हाईएस्ट डिमांड आई थी। तो वैसे ही चाइना के अंदर जो इलेक्ट्रिक आउटपुट है उसके ऊपर जो फैक्टर्स है उसको अकाउंट किया जाता है। सेकेंड आपका ये होता है फ्राइट वॉल्यूम्स। देखिए अगर माल अगर बनता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको भी एस्टिमेट किया जा सकता है। फिर आता है स्टील प्रोडक्शन, सीमेंट आउटपुट, रिटेल सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग परचेस मैनेजर इंडेक्स। और ये देखिए कि आप ये देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा का भी बात होता है। एक और एक चीज अमेरिकन क्या करते हैं, अमेरिका अपनी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, वो देखते हैं कि रात के समय कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, उसके थ्रू भी वो पता लगाते हैं। फिर भी देखिए कंजम्पशन इंडिकेटर्स हो, जैसे पैसेंजर ट्रेवल क्या है, एयरलाइन ट्रैफिक क्या है, रेस्टोरेंट में लोग जाके कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, लग्जरी गुड्स के ऊपर कितना स्पेंडिंग कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल परचेजेस, स्मार्टफोन्स। तो ये सब क्या है, हाउस होल्ड डिमांड के ऊपर बात होती है। देखिए फिनेंशियल इंडिकेटर्स होता है जैसे क्रेडिट ग्रोथ, चाइना के अंदर कोई क्रेडिट लेता ही नहीं है, लोन हम्म। क्रिएशन, मनी सप्लाई, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स। और आपको तो मालूम है कि एवरग्रांड जैसी जो बड़ी फर्म है उसने डिफॉल्ट किया है। जो चाइना के अंदर 30% उनकी जो इकोनॉमी है वो रियलिटी सेक्टर के ऊपर होती है, और वही जी। वहां पर बताते हैं कि कम से कम 10 करोड़ घर जो है अनऑक्यूपाइड है। अंबर जी, जी। जिसके कारण लोगों को समझ में आ गया कि चाइना के अंदर एक तरह से उनका डेटा जो होता है वो बहुत ही फेक होता है, फज होता है, किसी को भरोसा नहीं है उनके डेटा पे। बिल्कुल उमेश जी, लेकिन इस पर एक बात है कि अगर इकोनॉमिस्ट जो है वो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो इन्वेस्टर्स को आखिर सच कैसे पता लगेगा। और साथ ही ये कि क्या सवाल अभी ये कि जो इकोनॉमिक डेटा है वो भी मतलब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया है कि इस तरह से जो आउटस्पोकन इकोनॉमिस्ट है उसको साइलेंस कर दिया जाए। देखिए साइलेंस नहीं है, एलिमिनेट ही कर दिया है, उनको टपका हाँ दिया मतलब गया है। इसी तरह से मतलब ऑफ कोर्स साइलेंट कर देना मतलब परमानेंट साइलेंट है, कहने का मतलब ये। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि जो आप ये देखेंगे इस न्यूज की चर्चा जो है कहीं भी नहीं हो हम्म। रही है, दो इक्का दुक्का न्यूज में आया हुआ है। और एक तरह से चाइना के जो सेंसरशिप मॉडल है, दे वांट टू एक्चुअली सप्रेस दिस न्यूज। और मेरा ये भी मानना है कि इस वीडियो के ऊपर भी कुछ ना कुछ बॉट्स, जो चाइनीज बॉट्स है वो भी इसको एक तरह से अटैक करेंगे, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चाइना अगर इससे फर्क पड़ता है तो चाइना को फर्क पड़ेगा। अभी चाइना और अमेरिका के बीच में एआई की रेस लग रही है, और आपको मालूम है कि सारा इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका जा रहा है। चाइना भी वो इन्वेस्टमेंट चाहता है, इसके लिए वो नहीं चाहता कि उसकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी जो रियल डेटा है बाहर आए। वो लोगों को बता रहा है कि मैं 5% ग्रोथ के ऊपर कर रहा हूं, और इस साल भी वो बोल रहा है कि 4.6 to 5% ग्रोथ मैं इस साल भी करूंगा। तो ये सब चीज एक तरह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और एग्जिस्टिंग जो चाइना में इन्वेस्टमेंट्स है उसको वो बाहर ना जाए उसको भी रोकने के लिए किया जाता है अमर जी। दिस इज अ प्लॉय बाय चाइना टू एंश्योर दैट कि जो कैपिटल फ्लाइट हो रही है
उसको रोका जाए। एवरीवेयर एवरीथिंग इन डेटा इन चाइना इज फज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2020 में उन्होंने उनका ही डेटा है 4% ऑफ चाइनीज गोल्ड रिजर्व्स वे फाउंड फेक। चाइना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैटर्न जो बताते हैं वो वैसा नहीं है, सारे डेटा उनके फर्ज होते हैं। एक तरह से आप देखिए कि ये जो इकोनॉमिस्ट है जो फैक्ट्स को रख के चाइना के ऑफिशियल डेटा को कंटेस्ट करते थे, उनको साइलेंस कर दिया, क्योंकि चाइना को अब समझ में आ गया ऐसे ही अगर फैक्ट्स बोलने वाले अगर चालू हो जाते हैं तो उनकी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनका पैसा डुबाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से आप देखिए कि दिस इज अ साइलेंस मैकेनिज्म, जो आपने बताया साइलेंस, परमानेंटली साइलेंस कर दिया है ताकि फैक्ट्स आए नहीं। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी अब ये बात यहाँ पर एक और सवाल है निकल के आता है कि क्या जो सेंसरशिप है वो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी देती है या फिर लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है कि अगर कोई सच बोलता है तो उसको खामोश करा दिया जाए। देखिए चाइना के मैंने डेब्ट टू जीडीपी के बारे में आपको समझाया था, 360% मुझे लग रहा है। अब मतलब अगर आपको $1 का इंक्रीमेंटल आउटपुट करना है तो आपको चाइनीज को $3.60 देने पड़ेंगे, तब वो जाके $1 का इंक्रीमेंटल आउटपुट लेगा। अब चाइना का डेट इतना बढ़ गया है कि वो डिफॉल्ट करेगा। अब वो कब करेगा हमें नहीं मालूम। अभी तो ये क्या है, फिएट करेंसी चल रहा है, चाइना अपना यान जो है इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, वो ट्रेडिंग उसमें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत मतलब हाथ पैर मार रहा है। पर ऐसे अगर फिगर्स आएंगे तो लोग जो है चाइना के डेटा के अगर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन यॉन यूज करेगा? यॉन का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं हो पाएगा। चाइनीज इकोनॉमी जो बीआरआई इनिशिएटिव है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। चाइना के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स वो बैड हो जाएंगे। एक तरह से जब कॉन्फिडेंस जाता है तो लोग लॉक स्टॉक एंड बैरल अपना पैसा निकाल के चाइनीज मार्केट से विड्रॉ कर लेंगे, जिसका खामियाजा चाइना को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। अंबर जी, इससे मैं आपको ये भी बता देता हूं, चाइना का डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा 1989 में तियानमेन स्क्वायर पे उन्होंने 10,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने मार दिया था, मतलब उनकी फोर्सेस ने। पर वहां पर लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि चाइना 30 साल से ग्रो कर रहा था, वो एक परसेंटेज ग्रोथ बता रहा था, लोगों को लग रहा था कि ये मॉडल अच्छा है, एक तरह से स्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है उनकी लाइफ के अंदर, जो एक बोलते हैं कंफर्टेबल लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो आ रही है। सडनली अगर वो कॉन्फिडेंस चले जाएगा तो चाइना के अंदर एक तरह से विद्रोह हो जाएगा, और कलेक्टिव विद्रोह होता है तो चाइना संभाल नहीं पाएगा। दिस विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ चाइना, फिनिशिंग, सीसीपी क्रम्बल हो जाएगा, सीसीपी फिनिश हो जाएगा। ये चाइना का अस्तित्व का सवाल है, इसके लिए वो सारे इकोनॉमिस्ट के अस्तित्व को मिटा रहा है। चाइना डेटा को छुपाने के लिए इतनी कवायद इसके लिए करता है ताकि अगर रियल डेटा आ जाएगा तो चाइना का एक तरह से खात्मा हो जाएगा, चाइना विल बी डेड। आप ये बताइए कि चाइना की जो स्लोइंग इकोनॉमी है, इसका ग्लोबल सप्लाई चेन और जो फाइनेंशियल मार्केट है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो क्या प्रभाव हम देख पाएंगे इसका? देखिए, आप चाइना ऑलरेडी मेजर्स ले रहा है कि उसकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी जो पैठ है वो बनी रहे। उसने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स देखने से मना कर दिया। अभी एक तरह से जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज होती है रेयर अर्थ मिनरल्स की, उसने वो बैन कर दिया है। चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा के रखा है। उनसे अगर आपको चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स मंगाना है तो आपको सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये मिलिट्री यूज के लिए होगा नहीं। और एक तरह से चाइनीज एम्बेसी में, जो इंडिया में अगर किसी को मंगाना है, चाइनीज एम्बेसी में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वो उसको प्रोसेस करेगा तो जाके आपको चाइना से मटेरियल मिलेगा। चाइना ऑलरेडी सारे मेजर्स अपना रहा है, भारत की ग्रोथ रेट को स्टॉल कर रहा है। हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि कैसे फ्लेक्सट्रॉनिक्स के जो चाइनीज वर्कर्स थे जो भारत में काम कर रहे थे, उनको इमीडिएटली रीलोकेट किया चाइना से, चाइना वापस चाइना भेज दिया गया। चाइना ने टनल बोरिंग मशीन जो है भारत को नहीं भेजी थी। उसके बाद स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स वो नहीं भेजा था। ये लास्ट स्टेप चाइना कर रहा है, सबको मालूम है। चाइना जो है जो मशीन्स भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाली है, डेलिबरेटली उनको चाइनीज पोर्ट्स के ऊपर वो रोक के रखता है महीनों तक,
ताकि यहाँ पर कॉस्ट एस्केलेशन हो जाए और भारत एक तरह से अनवायबल हो जाए। ये चाइना जो है, जो टैक्टिक्स लगाता है, चाइना इज डूइंग एवरीथिंग। चाइना भारत की ग्रोथ से डर रहा है। अगर भारत इमर्ज हो जाता है ऐसा चाइना प्लस वन ऑल्टरनेटिव, तो ये चाइना के लिए एक डेथ वारंट है। दिस इज द थिंग आई एम सेइंग अमरजीत। देखिए 1991 में, 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था, पर हुआ था एक दिन। क्योंकि आपको मालूम है फिनेंशियल सिचुएशन जब खराब होती है, जो कंट्री जो रूल करती है उनके रूलर्स को ही मालूम रहता है, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम रहता है। उस समय सोवियत यूनियन का जो डिफेंस बजट था वो 20% ऑफ जीडीपी पहुंच चुका था। चाइना भी वही कर रहा है, चाइना भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, चाइना भी वो जो अपना डेट बढ़ा रहा है। चाइना ने एक तरह से जो अनवायबल प्रोजेक्ट्स लेके अपनी जीडीपी को पंप किया है। उनका रियल स्टेट सेक्टर, उनका बैंकिंग सेक्टर, स्लगिश चाइनीज डिमांड। और आप ये देखिए कि यॉन के ऊपर जो वो उन्होंने टेम्पररी उसको रेगुलेट करके रखा है। ऑल पॉइंट आउट कि चाइना का जो बबल है कभी भी फट सकता है, और चाइना का जब सबप्राइम क्राइसिस आएगा इट विल बी 10 टाइम्स देन मोर देन यूएस। और ये भी बता देता हूं, और ये एक तरह से ऐसे अगर सही इकोनॉमिक डेटा बाहर आएगा तो चाइना की ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दिस इज द वे, दिस इज व्हाई। आप एक बात बताइए उमेश जी कि इस सब में भारत जैसे जो देश हैं वो चाइना के जो ऑफिशियल इकोनॉमिक नंबर्स हैं उनको कैसे इवेल्यूट करना चाहिए? देखिए भारत को तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, भारत के लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, पर भारत जो है ये सब डेटा बाहर नहीं लेके आ रहा है। पर अमेरिकन जो है वो डेटा बाहर लेके आ रहे हैं। वो चाइना के अंदर जो उनका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो कैलकुलेट करते हैं, स्टील का आउटपुट कितना है, सीमेंट्स कितना यूज हुआ है, फ्राइट जो होता है लोकल और पोर्ट का, दोनों का वो देखते हैं, कंटेनर मूवमेंट देखते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू रात के वक्त कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। सारे पैरामीटर्स है उनके पास, अमेरिका के पास पूरे पैरामीटर्स है। और ये नई बात नहीं है, चाइना के अंदर ऑलरेडी ये बताया गया है कि उनके डेटा फज रहे, लोगों को भी मालूम है, पर कोई एक तरह से कन्फ्रंट करना नहीं चाहता। एक तरह से जो इंटरनेशनल बुली होता है, लोग उसके सामने चुप ही रहते हैं, उसको मालूम है क्यों पंगा लेना। और इसी के लिए देखिए कि ये जो है चाइना इसी का फायदा उठा के अपने ही इकोनॉमिस्ट को साइलेंस कर रहा है। ये एक तरह से प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर लग रहा है मुझे, और कुछ भी नहीं लग रहा है। जी। अच्छा, अब एक बात बताइए इसी बात से कि क्या आपको लगता है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंडिपेंडेंट जो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है उसकी जरूरत लगती है, जिस तरह से चाइना कर रहा है सबके चलते? देखिए जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक्यूरेटली काम करती है, वहां पर लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है। इनफैक्ट अगर अमेरिका के अंदर कोई गवर्नमेंट की डेटा, अगर गवर्नमेंट सही डेटा नहीं निकालती है तो इंडिपेंडेंट जो थिंक टैंक है वो निकाल के पब्लिक के सामने रख सकते हैं। पर अथॉरिटेरियन जो स्टेट है, चाइना का जो सीसीपी है, वो अलाउ नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन आती है क्या? नहीं आती है ना। वैसे चाइना के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो कंट्रोल होता है। चाइना का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, वो ही सारी बकवास करता है, वो सारी प्रोपेगेंडा करता है। चाइना के अंदर जो न्यूज होती है वो प्रोपेगेंडा है, चाइना के अंदर जो विस्पर्स होती है वो न्यूज है। ये चीज ध्यान रख लीजिए। जो चाइनीज डिसिडेंट्स बाहर बैठ के बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेनलैंड चाइना के साथ उनका कनेक्ट है, वहां से वो डेटा निकालते हैं, डेटा जानते हैं। और इसी में मैंने बहुत बार बताया है कि चाइना की सिचुएशन बहुत खराब है। मैं पिछले 5-6 साल से बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं मानता है, पर सबको लगता है कि चाइना का जो प्रोपेगेंडा है, जो नरेटिव है, उसको लोग मानना चालू करते हैं। और चाइना का जो सबप्राइम क्राइसिस है, इट्स मोर देन 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ अमेरिका। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चाइना के अंदर 100 गोस्ट सिटीज है, एक सिटी की वैल्यू अराउंड $100 बिलियन है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो उनकी रियल स्टेट इन्वेंट्री है, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, गोस्ट टाउन्स बन के रखे हैं। अब आप ये बताइए कि ऐसे ग्रोथ रेट में वहां पर बैंक्स भी कोलैप्स हो रहे हैं, 400 बैंक कोलैप्स हो चुके हैं। तो कंट्री एक तरह से हाउस ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स पे टिकी हुई है। एक अर्थक्वेक आया, कुछ भी फाइनेंशियली कुछ भी हुआ, तो ये पैक ऑफ कार्ड्स एक तरह से ध्वस्त हो जाएगा।
चाइना अवॉइड जी करना चाहता है। इसी इसी जो फैक्ट्स है, बेयर फैक्ट्स जो बोलता हूँ मैं, उसको सही फैक्ट्स बोलता हूँ, वो बाहर आने नहीं देना चाहता। और इसी मद्देनजर बिल्कुल मुझे ये भी लगता है कि इस वीडियो के ऊपर भी चाइनीज जो है, चाइनीज बॉट्स इसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं सारे जो भारतीय सब्सक्राइबर्स है उनको बोलता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ये चीज बाहर हाँ जानी जरूरी है, हमें लोगों को बिल्कुल तो बताना जरूरी है। लोगों तक सच पहुंचाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों एक इकॉनमी जो है वो सिर्फ फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स और जीडीपी से नहीं चलती, वो ट्रस्ट से चलती है। गाओ शेनवन चले गए लेकिन उन्होंने जो सवाल छोड़े हैं वो आज भी जिंदा है। क्या ऑफिशियल डेटा और ग्राउंड रियलिटी एक ही कहानी सुना रहे हैं, या फिर दुनिया को सिर्फ वही दिखाया जा रहा है जो दिखाना जरूरी समझा जा रहा है? हर देश अपनी इमेज को मजबूत दिखाना चाहता है, लेकिन इतिहास से हमें एक बात पूरी तरह से पता चलती है कि मजबूत इकोनॉमीज वही बनती हैं जो क्रिटिसिज्म से नहीं डरती, बल्कि उससे सुधार लाकर और आगे बढ़ने का मौका उनको लगता है कि इससे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल ग्रोथ का एक बड़ा इंजन है। इसीलिए वहाँ की ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी और पॉलिसी डिसीजन का असर जो है वो सिर्फ बीजिंग तक सीमित नहीं रहता। उसका असर न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, टोक्यो हर तरफ पहुंचता है। दोस्तों मैं हूं अंबर जैदी और जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी सिर्फ पैसा नहीं होती, भरोसा होता है। और जब भरोसा उस पर सवाल उठने लगते हैं तो उनकी गूंज सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी बहुत धन्यवाद।